स्टार्ट करते हैं अपन लोग मुख रोग। अपन ने सिरोरोग देख लिया, सिरोरोग के बाद स्टार्ट करते हैं मुख रोग। तो मुख रोगों में जो होता है, सबसे पहले अपन को इसके नंबर्स देखने हैं। जो मुख रोगों का वर्णन आया है इसमें दो जगह है, चिकित्सा में तो यहाँ अपन लोग देखते ही हैं। इसका जो निदान अध्याय 16 है, निदान अध्याय 16 में मुख रोगों के लक्षण बताए गए हैं। ये वाला जो ज्यादातर पोर्शन है ये कहाँ का है, निदान अध्याय 16 का। तो इसमें पूरा निदान अध्याय 16 कवर होता है और जो चिकित्सा अपन को यहाँ मिल जाएगी। तो मुख रोगों में कितनी संख्या होती है उसकी, 65, 65। फिर इसमें जो चरक ने कितने बताए, 4 या 64। तो चरक में तुम लोगों को बता देता हूं, जब भी चरक में तुम मुख रोगों में जाओगे, गल रोगों में जाओगे या जिसमें भी जाओगे, वो कितने बताए हैं, 4। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, इतने में ही उन्होंने निपटा दिया। जितने भी उनके जो काम की जगह चीजें नहीं थी ना, उसके कम ही भेद बताते थे। जैसे व्रण में, तो व्रण में भी 2 बोल दिया, आगंतुज बोल दिया, निज बोल दिया, अपना पीछे छुड़ा लिया। यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, 4 बोल के पीछे छुड़ा दिया। तो चरक के अनुसार कितने भेद होते हैं, 4 या 64। 64 बोलने से मतलब क्या होता है, वो फिर एक नीचे लिख देते हैं, कुछ नाम लिखे और फिर आदि लिख दिए, तो ऐसा करके वो कहीं बेल दिए। या फिर क्या होता है, बचना होता है तो कहीं भी छोटी सी लाइन लिख देते हैं कि हाँ मैंने ऐसा बताया था। जैसे तुम लोग कल क्लेम करने लगो कि आपने नहीं पढ़ाया था, तो फिर मैं भी क्या करूंगा, कहीं ऐसा बोल दूंगा, ठीक है, कि हाँ मैंने ऐसा पढ़ाया था। चरक जैसे लिखते हैं साइड में छोटा सा कहीं लिख देंगे। अच्छा, अब देखो सुश्रुत और भोज का। तो सुश्रुत और भोज ने कितना बताया, 65। इसके बगल में पहले लिख लेना भेल। चरक के अनुसार 4 होते हैं, भेल के अनुसार 5 होते हैं। भेल के अनुसार 5 होते हैं। सुश्रुत और भोज ने कितने बताया, 65। दोनों ही सल्ले वाले हैं, सुश्रुत और भोज दोनों सल्ले वाले हैं ना, तो इन्होंने कितने बताया, 65। फिर इसके बाद आता है किसका, सारंगधर। तो सारंगधर ने कितने बताया, 74। इससे एक ज्यादा बताया किसने, वाग्भट ने, 75। और वाग्भट के बाद जो भाव प्रकाश योग रत्नाकर आते हैं, ये कितने ज्यादा बताते हैं, 67। तो इनको सीक्वेंस में तुम लोग याद रखना। चरक ने कितने बताए, 4। 5 किसने बताए, भेल ने बताया। 5 भेल ने बताया। फिर इसके बाद जो 64 किसने, वो 65 किसने बताया, सुश्रुत और भोज ने। ठीक है। फिर 74 किसने बताया, सॉरी 67 किसने बताया, 67 प्रकाश योग रत्नाकर, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर, ठीक है। इसके बाद जो है 65 हो गया। फिर इसके बाद जो है 74 किसने बताया, सारंगधर ने बताया। और 75 वाग्भट। अब तुमने इसको याद रखना है ना, तो तुम लोग इसे सीक्वेंस में लिख लो। पहले चरक लिख लो, फिर भेल लिख लो, फिर उसके बाद जो है सुश्रुत और भोज लिख लो, सुश्रुत और भोज के बाद फिर भाव प्रकाश और योग रत्नाकर लिख दो, और उसके बाद जो है सारंगधर और फिर वाग्भट। तो इनके नीचे नंबर लिख लो, 4, 5, 65, 67, 74, 75। 4, 5, 5 के बाद फिर 65, क्योंकि 4 में ही 64 भी आ जाता है। तो 4, 5, 65, 67, 74 और 75। बस इतना ही नंबर याद रखना है, इसके अलावा नहीं याद रखना। 64, 65, 67 लगातार है। 64 4 चरक में आता है, फिर 65 आता है, फिर 67 आता है। तो ऐसा बना सकते हो, कुछ छोटा सा वर्ड बना सकते हो, चभे बना लोगे, सुबह बना लोगे, चभे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सुबह में क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। फिर इसके बाद भाइयों बना लोगे, तो भाव प्रकाश योग रत्नाकर का 67 हो जाएगा, फिर सारंगधर 74 हो जाएगा और वाग्भट 75 हो जाएगा। 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होती है। जो भाव प्रकाश योग रत्नाकर, इन्होंने क्या बताया, दंत मूलगत और कंठगत रोगों का एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दिया, छोड़ दो, अभी आगे देखेंगे। सुश्रुत के अनुसार मुख रोगों के आयतन देखो। मुख रोगों के आयतन का मतलब होता है जहां पे डिसीज उत्पन्न होती है। आयतन मतलब कारण, जहां पे डिसीज उत्पन्न होती है। अब देखना, समझना, आयतन याद करना बड़ा आसान है। कैसे याद है, सबसे पहले तुम्हें क्या दिखाई देता है, ओष्ठ। तो ओष्ठ हो गए। ओष्ठ के बाद अगला चलते हैं दंत मूल। जब अपने ओष्ठ को ऐसे नीचे करेंगे तो क्या दिखाई देगा, दंत मूल। दंत मूल से लगा हुआ क्या होता है, दांत। 3 चीजें हो गई, ओठ हो गया, फिर दंत मूल हो गया, फिर उसके ऊपर लगा हुआ दंत हो गया। दंत के बाद फिर अगला क्या होता है, जीवा। फिर जीवा दिखाई देती है। जीवा के बाद क्या होता है, पैलेट, ऊपर नीचे के तालू। तालू हो गए। तालू के बाद फिर क्या देखेंगे अपन, फिर पूरे माउथ की डिसीज हो गया। 7 नाम, ओठ, दंत मूल, फिर दंत, फिर जीवा, फिर तालू, और तालू के बाद कंठ, कंठ के बाद सर्वगत।
रिपीट करो। ओट, ओट, जीवा, तालु, दंत ओट के मालू, बाद दंत मूल। दंत मूल, पहले दंतमूल पहले है, देखो, सुनो हाँ। सुनो सुनो, तालु, रुको रुको रुको। ओठ बंद है अभी, दिख रहे हैं। इसके बाद अगर ऐसे करेंगे तो उसके बाद क्या दिखेगा? तो मूल दिखेगा। दंतमूल, दंत मूल के बाद फिर अपन दंत, दंत, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? दंत, जीभ बाहर निकालेंगे, जीवा। फिर उसको जीवा, कहेंगे पूरा पैलेट दिखाओ। तालु, तालू के बाद क्या चला जाएगा? कंठ, कंठ, उसके बाद सरगल। बोलो सरगल, अब बोलो। ओष्ठ, ओष्ठ, दंतमूल, दंत, दंतमूल, दंत, जीवा, जीवा, तालु, तालु, कंठ, कंठ, सरगत। ठीक है, हो गया ना। अब इसके बाद ना अपन को इसके नंबर याद रखने हैं। ओठ, आ से ओठ बनेगा, आ से 8 बनेगा, ठीक है। 8 रिसीव हो गई। दंत मूल में कितनी आती है? दांत कितने होते हैं? 32 कितनी होती है? बताओ, दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं ना। 32 होते हैं सर। 32 होते हैं ना, तो नीचे चले जाएंगे। 15 ऐसे याद कर लेना, आधे आधे। तो 15 दंत मूल कितने हो जाएंगे? 15। और दंत कितने दिए हैं? 8। तो दंत के 2 प्रकार होते हैं, तुमने देखा होगा, एक द्विज होते हैं और एक कृंजात होते हैं। पढ़ा है ना ऐसा? द्विज जात होते हैं, जात होते हैं। तो द्विज कितने होते हैं? 24। 20, 24 की 20, 24 और 8 है। हाँ ठीक है, 24 8। 24 है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे भी। ठीक है, 24 है। दंत मूल वाले, सॉरी, 24 सकृंजात कितने हैं? 8 8 है सर। है ना। तो इसमें जो सकृंजात वाले हैं उनसे हम याद कर लेंगे, दंत कितने हो गए? 8। फिर जीवा 5। जीभ जवान ज्यादा चलती है ना, तो चपाट पड़ता है ना। जवान कितने हैं? तो 5। फिर इसके बाद क्या चलता है? तालु। तालु बस तुमको याद रखना होगा, तो तालु कितना है? 9। 9 करके चैनल है, या फिर तालुना याद कर लेना, जैसे अपन कापना याद करते हैं, तालुना। क्या? तालुना। तो तालुना हो जाएगा। कंठगत कितने हो जाएंगे? 17। ये तुमको याद रहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा रोग इसी में बताए गए हैं। और सर्वगत कितने होते हैं? 3 होते हैं बस, ठीक है। ओठ रोग कितने हैं? 8, दंत मूल कितने हैं? दंत मूल 15, 15, दंत, 8 की 8, 8, सॉरी 8, जीवा, 5, तालु, 9, आलू 9, कंठ 17, और सर्वगत 3, ठीक है। ये टोटल तुम्हारे कितने हो गए? 65। 65 नाम याद आ गए। पर अपन चलते हैं वाग्भट्ट अनुसार मुख रोग आयतन। तो जो वाग्भट्ट अनुसार मुख रोग आयतन होते हैं, तो कितने होते हैं? एक ज्यादा बताया इन्होंने, 8। कौन सा एक्स्ट्रा बताया इन्होंने? देखो, गंड प्रदेश, ये टिक है ना। तो जो गंड प्रदेश की डिसीज है, ये एक एक्स्ट्रा बताई, तो कितना? एक एक्स्ट्रा बढ़ गया इनका, कितने हो गए? 8। अब क्या करो, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बताए हैं, जैसे ओष्ठ रोग इन्होंने 11 बताए हैं, ठीक है, इसे पढ़ लो, नीचे तुम्हारा याद हो जाएगा। गंड रोग एक बताए हैं। दंत मूलगत इन्होंने क्या किए? 2 कम कर दिए, तो कितने हो गए? 13। इसी तरह याद रखना, एक अपनी कॉपी में अलग के नीचे एक सीक्वेंस में रखना और ऐसे गोला लगा लेना, तो 15 का 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इन्होंने, वाग्भट्ट ने क्या किया? दांतों की तिरही कर दी। तिरही किसे बोलते हैं? नहीं जानते? सर जलोका में भी तेरी हुई थी 13 चैप्टर, है ना। क्या जलोका में? उसमें भी आपने बोला था 13वीं कर देंगे 13 चैप्टर, ज्यादा यूज हाँ ठीक है। कोई व्यक्ति डेड हो जाता है तो फिर 13वें दिन क्या करते हैं? खाना खिलाते हैं उस जगह के लोगों को बुला के, है ना, उसको कहते हैं तेरही। या फिर क्या कहता है, कोई बर्बादी हो जाती है तो अपन लोग लोकल लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं? तेरही। देखो यहाँ दंत मूल में उन्होंने तेरही कर दी ना, तो दंत मूलगत वाग्भट्ट के अनुसार कितने हैं? 13। फिर इसका देखो, दंत कितने बताए? 2 ज्यादा बता दिए। किसी के इम्पैक्ट एक्स्ट्रा निकल आते हैं ना, 1-2 एक्स्ट्रा, तो वो क्या हो जाएंगे? किसी के बड़े दांत निकलते हैं तो 2 बाहर आ जाते हैं, तो उससे याद कर लेना, दंत कितने हो जाएंगे? 10। जीवा कितने बताए? 6। एक ज्यादा बताया इन्होंने, ठीक है। तालु में एक कम कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तालु जो सुश्रुत के 9 है उससे एक कम बताया। जब भी याद करना हो ना, तो तुम लोग नंबर मत याद करना कि 8 याद करना, तुम ये याद करना जो सुश्रुत ने 9 बताए हैं उससे एक कम, तब तुमको याद आएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर कितने बताए? एक ज्यादा। और सर्वगत कितने बताए? 8। इस लाइन में तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
पहले सुसुत का तुम लोग 2-3 बार याद कर लोगे, उसके बाद जो डिफरेंस है वाग्भट का वो तुम्हें याद रखना होगा। चलो ये थोड़ा सा नीचे क्लियर हो जाता है, जब तुम पढ़ोगे डिसीजेस तो तुमको क्लियर हो जाएगा। जैसे अपन चलते हैं ओठ रोग 8 में, तो जो ओठ रोग 8 होते हैं सुश्रुत के अनुसार 8, तो वाग्भट के अनुसार कितने हैं? 11 पढ़ा है तुमने 11। तो जो 11 है तो देखो सुश्रुत के तो 8 पूरे नाम आ जाएंगे, खंडौष्ठ, ओष्ठार्बुद और जलार्बुद। खंडौष्ठ मतलब ओठ का कट जाना, खंड हो जाना, 2 टुकड़ों में बढ़ जाना, खंडौष्ठ। ओष्ठार्बुद, ओठ में जो है कोई कैंसर वगैरह हो जाए, कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो जाए, वो क्या रह जाएगा? ओष्ठार्बुद। और जलार्बुद मतलब उसमें क्या, वाटरी कोई कलेक्शन हो जाए। खंडौष्ठ, ओष्ठार्बुद और जलार्बुद 3 नाम है, याद रह जाएंगे, है ना? सिंपल सा है, खंडौष्ठ हो जाएगा, ओष्ठार्बुद हो जाएगा, जलार्बुद हो जाएगा। तो जो खंडौष्ठ होता है, खंडौष्ठ में दोष कौन सा होता है? वात दोष प्रधान। वात का काम डिवीजन है। जब गर्भ का निर्माण होता है तो गर्भ के निर्माण के समय पूरे अंगों को कौन सी वायु बनाती है? हमारे सारे अंगों का जो डिवीजन करती है कौन सी वायु करती है? सारे अंगों को कौन बनाती है? व्यान। व्यान वायु, क्योंकि हमारे सर्व शरीर का व्यान वायु है, तो सर्व शरीर के अंगों का निर्माण भी कौन करेगी? व्यान वायु। ये याद इसलिए करा रहा हूं कि यहाँ भी ओंठ को किसने बांटा? वात ने बांटा। खंडौष्ठ क्या हो जाएगा? वात। ठीक है। ओष्ठार्बुद, तो जो ओष्ठार्बुद होता है इसको क्या कहते हैं? खरजूर रसम, इसको मार कर लो। ओष्ठार्बुद खरजूर रस सदृश्यम, इसमें जो आकृति दिखाई देगी खजूर के रस के सदृश दिखाई देगी। फिर इसका जलार्बुद, जलार्बुद में दोष नोट करो, वात प्लस कफ। जलार्बुद में दोष क्या हो जाएगा? वात प्लस कफ। खंडौष्ठ का लक्षण लिखो, वातेन ओष्ठौ द्विधा कृता। वातेन ओष्ठौ द्विधा कृता 2 भागों में बटी हुई दिखाई देती है। वातेन ओष्ठौ द्विधा कृता, कुछ लोगों के ऐसे लिप्स कटे होते हैं, वो ओंठ कटे होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? 2 भाग में कटी हुई दिखाई देती है। रिपीट करना, लिखो लास्ट वर्ड फिर से लिखो, खंडौष्ठ में लिखो वातेन ओष्ठौ द्विधा कृता। वात के कारण ओष्ठ 2 भागों में बढ़ जाते हैं। वातेन ओष्ठौ, लास्ट वर्ड नहीं समझा। द्विधा कृता, द्विधा मतलब 2 भागों में बढ़ जाएगा। द्विधा, द्विधा कृता, कृता मतलब आकृति। जो खंडौष्ठ आता है ना, इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है तालुसोस। तालुसोस में दोष होता है वात प्लस पित्त, वो क्लेफ्ट पैलेट कहलाता है, ऊपर तक चला जाएगा कट के। क्लेफ्ट लिप केवल क्या हो जाएगा? होंठ कटे होंगे, और जो क्लेफ्ट पैलेट है वो थोड़ा डीप तक जाएगा, कहाँ? पैलेट तक चला जाएगा। तो वात प्लस पित्त, वात क्या करता है? काट देता है। पर तुमने देखा है कि जो आग होती है ना, जो वेल्डिंग मशीन वगैरह जो होती है जिनसे आग निकलती है, वो लोहे को भी 2 भागों में काट देती है। हीट जो 2 भागों में, तो कठोर चीज काटना है, पैलेट काटना है, तो क्या करेंगे? अग्नि भी चाहिए होगी। केवल ओंठ काटना है तो वात अकेला सक्षम है, वात अकेले ने ओंठ काट दिया। पर अगर पैलेट तक जाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? वात प्लस पित्त दोष। दोष याद कर लेना। पहले क्या लिखना तुम लोग? फर्स्ट, फिर उसके नीचे लिखना क्या? तालुसोस, वात दोष प्लस पित्त। अपन चलते हैं लक्षण में। तो वाती कोष्ठ रोग में पैतृक कोष्ठ रोग, कफाजोष्ठ रोग, सिंपल से उनके लक्षण सिंपल ही लिखे हैं, ये कोई अलग से नहीं है, ये पूछते नहीं है इतना। वातिक वाले में लिखा है कर्कश और कृष्ण, ठीक है, रूखे से हो जाएंगे, जिसे कहते हैं पपड़ी वगैरह पड़ना, ठंड के दिनों में तुमने देखा होगा, और काले से दिखाई देना, तो वो कौन सा हो जाएगा? वातिक कोष्ठ रोग हो जाएगा। उसमें एक टर्म आगे और लिख सकते हो, दाल्यते परिपाट्यते, दाल्यते परिपाट्यते, फट जाए, परिपाट्यते मतलब फट जाना। ठंडी के दिनों में तुमने देखा ओठ फट जाते हैं, मॉइस्चर नहीं लगाते, वो वातिक कोष्ठ रोग हो गया, उसमें और कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके बाद अगर तुम नीचे देखो अभिघातज वाले में, 8वें नंबर में देखो अभिघातज, जैसे किसी को चोट लग गई और उसके कारण उसके होंठ कट गए, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ग्रंथि हो जाएगी, कंडू हो जाएगा, वहां पे लिखो विदीर्यते परिपाट्यते। विदीर्ण हो गया, विदीर्ण मतलब फटना, विदीर्यते परिपाट्यते, विदीर्यते परिपाट्यते।
दाल्यते परिपाट्यते, दल मतलब क्या होता है, लेयर्स निकलना, दल मतलब लेयर्स निकलना, तो दाल्यते परिपाट्यते और विदीर्यते परिपाट्यते, विदीर्ण किस में टर्म आएगा, अभिघात में, दालन किस में टर्म आएगा, वात में, समझ गए? ठीक है, अब इसका आ जाते हैं पैतृक में। तो पैतृक में लिखा सरसप आकृति पिड़िका, सरसों के समान थोड़ी सी पिड़िका बन जाएगी। तो पैतृक का जो पित्त का कलर अपन लोग थोड़ा सा रेडिश पढ़ते हैं, ब्राउनिश पढ़ते हैं, नीला पीला ऐसा पढ़ते हैं ना, कलरफुल। तो जो सरसों होती है तुमने देखा होगा पीली कलर की दिखाई देती है, या फिर उसके ऊपर कवरिंग होती है थोड़ी सी रेडिश कलर की दिखाई देती है। तो सरसप आकृति पिड़िका, ये क्वेश्चन आ चुका है बीएचयू में। सरसप के समान आकृति पिड़िका किसमें मिलती है, पैतृक ओष रोग में मिलती है। ये मार्क कर लेना, सरसप जो है थोड़ी सी रेडिश दिखाई देती है, पीली दिखाई देती है। कफज में वेदना रहित, हर जगह बताता हूं जहां भी कफ दोष आएगा या तो मंद वेदना मिलेगी या तो वेदना मिलेगी, तो वेदना रहित हो जाएगी कंडू युक्त पिड़िका। सब में पिड़िका ही बन रही है, पित्तज वाले में सरसप आकृति पिड़िका बन रही है, कफज वाले में कंडू युक्त पिड़िका बन रही है, और रक्तज वाले में जाओगे खजूर फल वर्णानी पिड़िका, खजूर के फल के समान। किसमें जाएगा, रक्तज में। खून की कमी होती है तो क्या खाने को बोलते हैं, आयरन वाली चीजें खाने को बोलते हैं, खजूर फल खाने को बोलते हैं कि नहीं खाते? अरे खजूर देते हैं, जितनी भी जो आयरन की सिरप आती है ना अपने आयुर्वेद में, उनमें ज्यादातर में खजूर डाला होता है। तो खजूर फल वर्णानी पिड़िका रक्तज में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सन्निपातज में चलते हैं, तो देखो काला पीला और श्वेत तीनों टर्म आ गए, कृष्ण पीत और श्वेत। कृष्ण वाला वात के लिए हो गया, पीत वाला पित्त के लिए हो गया, और श्वेत वाला कफ के लिए हो गया। कृष्ण पीत और श्वेत, ठीक है। अब इसके बाद देखो मानसज में, देखो तो मानसज में लिखा है मुख के उभय पार्श्व में, मुख के उभय पार्श्व दोनों साइड, किसी किसी के यहाँ पे कटते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चिलोसिस वगैरह कहते हैं। तो देखो मुख के उभय पार्श्व में कृमि युक्त, पर ये थोड़ा सा कृमि से रिलेटेड, इसलिए उसे कोरिलेट नहीं कर सकते उससे डायरेक्ट, पर हो गया, ठीक है समझ जाओ। तो जो मांसज वाले होते हैं कृमि युक्त, देखो मांस सड़ता है तो उसमें क्या लगता है, कृमि लगती है। पायल, पायल कहाँ ध्यान है, ध्यान नहीं दे रही इधर। चिलोसिस का कर रहे थे, B2 से होता है ना डेफिशिएंसी, क्या? चिलोसिस जो होता है वो B2 की डेफिशिएंसी से होता है ना। लो हेलो हाँ, सर, चिलोसिस B2 की डेफिशिएंसी से होता है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर? हाँ आ रही, आ रही। कौन सा ओष रोग कृमि युक्त होता है, तो मांसज ओष रोग कृमि युक्त होता है, मांस में कीड़े लगते हैं, इससे याद रखना, ठीक है। इसका आता है मेदोज, तो मेदोज में आता है घृत मंडाभव कंडू युक्त स्फटिक संकासम, घृत मंडाभव, घृत और मंड के आभा के समान, वो कौन सा होगा, मेदोज। मेद का कलर वैसे ही आएगा जैसे कि घृत होता है, मंड होता है उसका है, ठीक है। इसके बाद अभिघातज, तो अभिघातज तो तुमको समझ में आ ही रहा है कि घात के कारण कोई चोट लग गया है। अब इसमें ये तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन पूछते हैं जो थोड़े अजीब से होते हैं, जैसे सरसप, तो सरसप में कोई दोष नहीं आ रहा, बात नहीं आ रहा, पित्त नहीं आ रहा, कफ नहीं आ रहा, तो वही तुमसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंस वो हो जाएगा। खरजूर फल वर्णानी पिड़िका, उसमें भी कोई दोष समझ नहीं आता, जिसको मालूम है कि रक्त के लिए तो रक्त समझ में आ जाएगा। कृमि युक्त कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आता है, और इसमें नहीं आता है। दोष याद करना है तो वातिक में वात दोष है, पित्तज में पित्त दोष है, कफज में कफ है, रक्तज में रक्त है, सन्निपातज में सन्निपातज है। अभिघात में क्या है, कर, तो किसी को चोट लगा कहेंगे मार दे, है ना, मार दे बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, कफ और रक्त। और अभिजीत नाम है ना तुम्हारा सीनियर अभिजीत, अभिजीत किस में घूमता है, कार में घूमता है, तो इससे भी याद रख सकते हो। अभिघातज में दोष कौन सा होगा, कर, कफ और रक्त, ठीक है। बस इसमें यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दालित्य परिपाट्यते बड़ा फेवरेट वर्ड है इनका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। दालित्य मतलब कुछ नहीं है, दलन है ना, परत का निकल जाना। तो जब तुमने देखा होगा कि जो ऊंट फटते हैं तो उसमें ऊपर एक स्किन की लेयर निकलती है, दल, लेयर्स का निकल जाना ही दाल्यते, परिपाट्यते मतलब उसका फटना, और जो नीचे हो जाएगा विदीर्यते परिपाट्यते, तो बीच से फट जाना। किसी को चोट लगी तो ऊंट कट गए तो वो क्या कहलाया जाएगा, विदीर्यते परिपाट्यते। चिकित्सा में देखो तो वाती की चिकित्सा क्या करेंगे, स्नेहल मॉइस्चराइजर लगाते रहते हैं ऊंट में, बस वही चिकित्सा है। फिर इसका जो पैथिक में अपन देखते हैं पित्त विद्धि, जब ऊंट वगैरह में कुछ घाव बन जाता है, कोई ब्लिस्टर बन जाते हैं, तो अपन लोग क्या पित्त विद्धि के समान चिकित्सा करते हैं। और कफज में क्या करते हैं, प्रतिसारण, प्रतिसारण मतलब क्या करते हैं, औषधि चूर्ण वगैरह होते हैं उसको लेके रगड़ते हैं, तो वो क्या ला जाएगा, प्रतिसारण। ये चिकित्सा ही होती है। कफ की चिकित्सा में प्रतिसारण आता है, वात की चिकित्सा में स्नेहन आता है, और पित्त की चिकित्सा में पित्तज विद्धि करते हैं।
रक्तज में भी वही काम करेंगे, जो पित्त की चिकित्सा वही चिकित्सा रक्त की चलती है, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ से ध्यान देना, रक्त से स्टार्ट हो जाता है असाध्यता की ओर। खून ज्यादा बह जाएगा तो साध्य नहीं होगा ना, असाध्य में चला जाएगा। तो रक्तज वाला असाध्य है, सन्निपातज वाला असाध्य है, और जो मांसज वाला है वो भी असाध्य है। मेदोज के बारे में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, तो मेदोज वाला छोड़ दो, 3 असाध्य है। फिर इसके आधार पे मेदोज में लिखा है से अभिघातज में क्या करोगे, C1 कट गया तो सूचरिंग कर दोगे, ठीक है। मेदोज में एक टर्म लिखो, अच्छ स्फटिक संकासम आश्रावम। जो कोटेशन लिखा है घृत मंडाभव कंडयुक्त स्फटिक संकासम है ना, अच्छ स्फटिक संकासम। जो स्फटिक भस्म होती है ना, स्फटिका होती है, वो थोड़ा सा कैसा होता है, पीला सफेद होता है, तो उसके समान कुछ वहां पे सिक्रीशंस निकलेंगे। स्फटिक अच्छ स्फटिक संकासम श्रावम। अब इसमें याद करो तुम शर्मा, शर्मा हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, तो सन्निपातज हो जाएगा, रक्तज हो जाएगा और मांसज हो जाएगा। शर्म याद कर लो या शर्मा याद कर लो, ये क्या है, असाध्य। शर्मा जी का ओष रोग असाध्य है, समझे। सन्निपातज रक्तज मांसज, या सन्निपातज मांसज रक्तज असाध्य। अच्छा, मुख्य रोगों में मुख्य रूप से कौन से दोष की प्रधानता होती है, पित्त, बात थी। कफ दोष की। ये बताया किसने, माधव और सारंगन ने। मुख्य रोगों में देखो, जब भी तुम्हें होता है तो जैसे गले में सूजन हो जाती है या खुजली मचती है, मुख में ज्यादातर ऐसा ही कुछ होता है। पता नहीं क्यों माधव और सारंगन ने बताया कि मुख्य रोगों में मुख्य रूप से कफ दोष होता है। ऐसा जरूरी तो नहीं मान सकता मैं, क्योंकि पित्त भी होता है, सही बात है। मुख्य रोगों में कफ दोष की प्रधानता होती है, बस नोट कर लो। ये हो गया। चलते हैं अपन दंत मूलगत रोगों में। तो ओंठ के 8 डिसीज अपन ने देख लिया, उनका ट्रीटमेंट देख लिया, उनमें असाध्य कौन सा ये देख लिया। दंत मूल में चलते हैं, तो अपन को 15 डिसीजेज पढ़नी है। 15 डिसीजेज जो पढ़नी है, सबसे पहले लिखा है सीताद। सीताद का मतलब क्या होता है, शीत आदि। शीत आदि दोषों के कारण जो रोग उत्पन्न हो रहा है उसे उन्होंने बोला सीताद। समझ में आ गया। अब सीताद में दोष कौन सा लिखा है, कफ और रक्त। कफ और रक्त। सीता किसमें घूमती है, आजकल जो रामलीला वगैरह होती है, सीता कहाँ से आती है, कार से जाती है ना। अभिजीत भी कार से घूम रहा है और सीता भी कार से घूम रही है। अभिघातज मांस रोग, कोष्ठ रोग में कफ और रक्त। सीता में कौन सा है, कफ और रक्त। फिर क्या जाता है, दंत पुप्पुट। पुप्पुट का मतलब होता है कुछ गांठ जैसा स्ट्रक्चर, जैसे कि बेर नहीं होती है, तो बेर जैसा वहां पे कुछ स्ट्रक्चर बन जाए, गांठ जैसा। तो दांत के पास हो, तो इसलिए उस वर्ड आया दंत पुप्पुट। तो दंत पुप्पुट में कौन सा दोष है, कफ और रक्त। ज्यादातर पोपट बनाने वाले लोग भी किसमें घूमते हैं, कार में घूमते हैं ना। या फिर याद कर लो पुटकर, पुटकर। तो दंत पुप्पुट में दोष कौन सा है, कफ और रक्त, ठीक है। दंत वेष्ट, वेष्ट में कौन सा होता है, रक्त। वेष्ट जो वर्ड आता है ना, वहां पे अक्सर पुई बनती है, तो जो पुई बनेगी वो रक्त दोष के कारण बनेगी, यहाँ पे पित्त और रक्त। तो दंत वेष्ट, खून बेकार चला गया तो रक्त में हो जाएगा। सौसीर, सौसीर का मतलब होता है खोखला। तो यहाँ पे ना खोखला जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, उसमें क्या बनता है, कफ और रक्त। सौसीर को अगर तुम लोग शिशिर बना लो, शिशिर नाम होता है ना लड़कों का, वो भी किसमें घूमेगा, कार। कफ और रक्त, अभिजीत, सीता और कार, शिशिर, ये तीनों में ही क्या दोष आ रहे हैं, कफ और रक्त। फिर इसका कहता है महासौसीर। शिशिर छोटा है तो कफ और रक्त कार में घूमेगा, और जो महा वाला है वो सन्निपातज होगा। ये थोड़ा सा अलग से फिक्स रखना होगा। परिधर, परिधर क्या होता है, दबाने पर खून आता है। तो पिरक, पित्त, रक्त और कफ। जो लोग गुटखा खाते हैं तुमने देखा होगा, इधर उधर थूकते फिरते हैं, परिधर, पेरीफेरी में कहीं भी थूकते हैं ना, तो पिरक याद कर लो, पित्त, रक्त और कफ। इसके बाद देखते हैं उपकुश। तो जो कुश थे ना, लव और कुश, जब कुश किसी की पिटाई करते थे कितना पीड़ा होती थी ना, उपकुश में पीड़ा।
पित्त और रक्त। कहीं पे ऊपरी भी पढ़े थे क्या? ऊपरी पढ़े थे? शोथ रोग जब पढ़ा रहे थे शोथ चिकित्सा अध्याय का चिकित्सा में, तो वहां आया था ना उपकुश, तो मैंने याद कराया था, ऊपरी से याद कराया था, उससे उपकुश हो जाएगा, पित्त हो जाएगा और रक्त हो जाएगा। ऊपरी या उपकुश में पीला, दो में से जो तुम्हें याद रहे वैसा याद रख लेना। फिर इसका कहता है वर्धन। तो कोई भी चीज हमारे शरीर में बढ़ती है वो वात दोष के कारण बढ़ती है। जब कोई एबनॉर्मल ग्रोथ एक्स्ट्रा होती है तो ये समझ लेना उसमें वात दोष मुख्य है। तो दांत तो 32 ही होंगे, उसके अलावा कोई निकलेगा तो क्या होगा? वर्धन कहलाएगा, एक्स्ट्रा टूथ। फिर इसके बाद आता है अधिमांसज। तो अधिमांसज में क्या हो जाएगा? कफ दोष हो जाएगा। चलो नोट्स बंद कर दो, मैं पूछता हूँ। शीताद में दोष? दंत पुपुट? कार कफ और रक्त उठकर, कफ और रक्त। दंत वेष्ट? रक्त है। सौसीर? कार कफ और रक्त। महासौसीर? सन्निपातज सन्निपातज। और उपकुश? पीरा परिधर? परिधर? परिधर पित्त, रक्त और पेरीफेरी कफ। में रक्त। पिरक। अच्छा पिरक है, ठीक है। पित्त, रक्त और कफ है ना, इधर उधर पिरकते रहते हैं ना, ठीक है। फिर इसका जो हो जाएगा वर्धन। वर्धन में क्या दोष है? वात। अधिमांसज में कौन सा है? कफज। कफज होगी तो इसलिए अपन को उसमें दोष याद नहीं करना है। अब देखो ये जो मसूड़े होते हैं ना, तो मसूड़े में क्या होता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या फिर कोई भी और इन्फेक्शन होगा, उसके कारण वहां पे सड़न उत्पन्न होती है। मसूड़े में सड़न उत्पन्न होती है। जब सड़न होती है तो शुरू में तो क्या होता है, नॉन पेनफुल होती है, फिर थोड़ा और बढ़ जाता है तो वहां पे एब्सेस बन जाता है। जब वही एब्सेस जब बन जाता है तो वहां से गंध आने लगती है, या फिर अगर प्रेशर पड़ जाए तो वहां से खून बह जाएगा ना, मवाद भी आएगी, फिर मवाद आएगी, उसके बाद क्या होगा, साइनसेस बन जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, ये सारी एक ही डिसीज है, बहुत अलग अलग डिसीज नहीं है, लेकिन इसको आयुर्वेद में जो है डिवीजन किया गया, तो उसी को एडवांस फॉर्म बोलते गए। जैसे अगर मान लो किसी के यहाँ पे कफ शीत आदि दोष का इन्फेक्शन हुआ, मुख में शीत आदि दोषों का इन्फेक्शन हो, जैसे भी तुमने पढ़ा माधव सारंग के अनुसार मुख रोगों में कफ दोष प्रधान होता है। तो कफ आदि दोष जब मुख रोगों में दंत मूल में प्रकोपित हुए तो सबसे पहले बना शीताद। शीताद, फिर उसके बाद क्या है, देखो मसूड़े से सहसा रक्तस्राव, छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, अचानक से खून निकाला तो उनको लगा ये क्या हुआ, थोड़ी सी वहां पे ब्लड वेसल्स फट गई। फिर जब यही इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो 2 या 3 दांतों में स्वेलिंग कर दे, इन्फेक्शन इतना फैल जाए कि 2 या 3 दांतों की रूट पे स्वेलिंग कर दे, तो उसको हमने क्या कह दिया, दंत पुपुट। जब 2 या 3 दांतों के मसूड़े जो हैं इन्फेक्टेड हो गए तो स्वेलिंग हो गई वहां पे, तो दर्द हो जाएगा बहुत बड़ा। तो 2 या 3 दांतों महान शोथ और बदरास्थी निभम, तो बेर की गुठली के बराबर वो स्वेलिंग दिखाई देगी। एक मसूड़े में तो नहीं जाएगी, लेकिन 3 मसूड़े में अगर पहुंच गई तो बेर की गुठली के बराबर बन जाएगा ना, ठीक है। तो बदरास्थी निभम। फिर इसके बाद देखो स्त्रवंती, दंत वेष्ट, स्त्रवंती पूयम रुद्रम। अब जब इतनी बड़ी स्वेलिंग हो रखी थी, तो इतनी बड़ी स्वेलिंग जब अंदर क्या हो, वहां पर क्या होगा, फेगोसाइटोसिस होगी, तो पूई बनेगी। मवाद, तो वहां से दंत वेष्ट क्या हो गया, दांत मवाद निकल आई। अब जब वही मवाद निकल जाएगा तो दांत मसूड़े क्या होंगे, कमजोर पड़ जाएंगे ना, तो दांत हिलने लगेगा। दांत हिलेगा ना, तो वहां पे लिखा है क्या, संभवम और चला दंता, चला दंता अलग से लिख लो। जब किसी की रूट ही बर्बाद कर दोगे तो ऊपर तो पेड़ हिल ही जाएगा ना, और दांत के 2 या 3 दांत के मसूड़े डिस्टर्ब हो गए हैं तो दांत हिल, चला दंता, श्याव दंता, दुष्ट सोनी संभवा, दुष्ट सोनी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं सौसीर। तो जब सौसीर में चलेंगे वेदना तो सोच हो जाएगा, लालास्राव हो जाएगा, कंडू हो जाएगा, ये क्या कहलाता है, एपिकल एब्सेस कहलाता है। तो जब ज्यादा मात्रा में जब पूरी निकल गई तो वहां क्या बन जाएगा, गड्ढा बनेगा ना, यही बनेगा ना गड्ढा। तो एपिकल एब्सेस क्या बन गया, सौसीर, खोखला हो गया। फिर उसके बाद क्या चलते हैं, महासौसीर। देखो मैं तुम लोगों को ना याद करने के लिए या पढ़ा रहा हूँ, इस तरह एग्जैक्ट यही चीजें नहीं है, तुम लोग इससे याद हो जाएगा, ये याद रखना। हाँ, सौसीर जब पढ़ते हैं तालू फटना, तो जब ये दांत यहाँ स्वेलिंग हुई थी और ज्यादा बढ़ के पैलेट तक चला जाए तो महासौसीर बन जाएगा। जो तुम्हारा एब्सेस
मसूड़ों में हुआ था तो हमने उसे बोला सौसीर। जब वही तुम्हारा एब्सेस बढ़ के पैलेट तक चला जाएगा तो कहलाएगा महासौसीर। इतना ही बढ़ना बढ़ा और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद देखो उपकुश। उपकुश एक बीच की स्टेज है कि मान लो किसी के यहाँ पे एब्सेस हुआ था या इन्फेक्शन हुआ था, तो नॉर्मल कंडीशन में तुमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर जब वो ऐसे दबाएगा तो उसके खून आ जाएगा, तो उसको हमने कह दिया उपकुश। दबाने पे पीड़ा होती ना, टेंडरनेस होता है ना, पीड़ा। तभी तुम्हारे यहाँ दर्द नहीं है, लेकिन चोट लगी और नहीं दर्द हो रहा है, लेकिन किसी ने छू दिया तो दर्द होता है ना। तो अंदर इन्फेक्शन हो रखा है, स्वेलिंग हो रखी है, नॉर्मल दर्द नहीं दे रहा, तुमने छुआ तो खून बह गया, तो उपकुश। तो पीड़ा, पित्त और रक्त। जब पित्त और रक्त दोष है तो रक्त तो बहेगा ही, तो वहां पे दबाने पर रक्त की प्रवृत्ति। वैदर्भ का मतलब होता है दंत मूल में सर्व चल दंता अभिघाज्य। जब ये कंडीशन ज्यादा बढ़ती जाएगी तो यहाँ के सारे दांत क्या हो जाएंगे, हिल जाएंगे, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी ना दांतों की। हल्का सा तुम कुछ खाना खाओगे तो दबेगा तो दर्द होगा। तो दंत वैदर्भ लिखा है ना, दंत मूल में सरंभ। अगर यहाँ स्वेलिंग हो रखी है तो क्या तुम इधर से रोटी खाओगे, नहीं खाओगे, दूसरे साइड से खाओगे, तो वो क्या कहला जाएगा, दंत मूल में सरंभ, सेंसिटिविटी। फिर इसका चल दंता, क्योंकि मसूड़े हट गए तो दांत तो हिलेगा। फिर इसके बाद क्या लिखा है, अभिघात जन्य, तो चोट के कारण ही तो हुआ, या फिर किसी ने मुक्का मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, तब भी ऐसी कंडीशन डेवलप होगी। ये लिखा है यहाँ पे अभिघात जन्य, बीएचयू में पूछा जा चुका है। वर्धन में देखो, वायु के कारण अतिरिक्त दांत की उत्पत्ति, एक्स्ट्रा टूथ कहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा टूथ है तो वो क्या हो जाएगा, वर्धन, है ना, दांत एक्स्ट्रा निकल आते हैं, किसी किसी के तुमने देखा होगा। फिर इसके बाद आता है अधिमांसज। तो अधिमांसज में देखो बड़ा सिंपल सा कोटेशन लिखा है, 92। 92 मतलब हनु रीजन, सबसे लास्ट में चले जाओ, सबसे लास्ट में। फिर वहां क्या लिखा है, पश्चिमी दंते, पीछे के जो दांत होते हैं, सबसे पीछे के दांत, ठीक है, विजडम टूथ जो होते हैं लास्ट में, थर्ड मोलर वाला हो जाएगा। वहां सोथो महारुजा जब निकलता है, तुमने देखा होगा 22-23 साल की उम्र में रहे होगे तो तुम लोगों को दर्द हुआ होगा, दांत में दर्द हुआ है, नहीं हुआ? मेरे को तो पता ही नहीं चला कब मेरे दांत आ गए, वहां पे आए भी कि नहीं है पता नहीं। तुम लोगों की 25 साल 22-23 साल की उम्र में लगभग आता है। तो वहां ना जब वो निकलता है दांत तो बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, क्योंकि मसूड़े टाइट हो जाते हैं, उसको फोड़ के जब बाहर आएगा तो महान सोथ, बड़ी स्वेलिंग बनेगी। तो जब बड़ी स्वेलिंग बनेगी तो उसके कारण पेन भी बड़ा होगा ना। तो महासोथो महारुजा किसमें बनेगा, अधिमांसज में बनेगा। लाला स्रावी कफ तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के बाद क्या है ना, ये कंडीशन अगर किसी की ठीक नहीं होती है, जैसे मान लो पायरिया, इसी को कहते हैं पायरिया, तो पायरिया की जब कंडीशन किसी को ठीक नहीं होती है तो वहां पे क्या हो जाएगा, साइनसेस बन जाते हैं। तो दांतों में साइनस बन गए तो उसी को हम क्या कहते हैं, दंत नाड़ी। समझ गए? अब देखो हम सिंगल सिंगल चलते हैं, सिंगल सिंगल चलते हैं। मसूड़ों से सहसा रक्तस्राव, अचानक से रक्त बहने लगे, तो वो किसमें होगा, सीताद। सीता को अचानक से रक्त बहने लगा, सीता के कारण बैठने से कुछ चोट वोट लग गई होगी तो अचानक से रक्त बहने लगा, तो अचानक से रक्त तो किसका होगा, सीताद। फिर चलते हैं दंत पुपुट। तो पुपुट है ना, देखो पुपुट में कितने पा है, 2 3 3 है ना, तो 2 या 3 दांतों में सोत होगा। दंत है नाम है तो दांत में मसूड़े में सोत होगा, दांत में सोत नहीं होगा, दांत के मसूड़े में सोत होगा। और फिर क्या लिखा है, बद्रास्थि निभम, बदर की अस्थि के समान, बेर की गुठली बराबर, तो 2 या 3। हाँ, फिर इसके बाद आता है वेदना युक्त सोच, लाला स्राव कंडू, सौसीर का है, ठीक है, अलग से इसे याद रखने का। वेदना युक्त सोच हो, लाला स्राव हो जाएगा कंडू, और सौसीर में क्या हो जाएगा, तालु, महासौसीर। सौसीर में वेदना युक्त सोच होगा, महासौसीर में तालु फट जाएगा, इतना याद रखना, पैलेट, पैलेट का फट। इसके बाद आता है उपकुश, दबाने पर रक्त प्रवृत्ति और निकल जाए, तो जब प्रेशर पड़ेगा तो खून बहेगा, प्रेशर छोड़ दोगे तो खून बंद हो जाएगा। इसीलिए बताया ना, पीड़ा, दबाने पे पीड़ा होती है, तो दबाने पे पित्त और रक्त आएगा, छोड़ दोगे तो नहीं आएगा। फिर इसका क्या था, वर्धन, तो वायु के कारण एक्स्ट्रा दांत निकले, और अधिमांसज में क्या हो जाएगा, 92 पश्चिमी दंते। अब इसमें जो क्वेश्चन, तुम लोगों को क्वेश्चन समझना होगा तो तुम लोग इसे क्लियर कर जाओगे। जैसे लिखा रहेगा मसूड़ों से रक्तस्राव, क्या होगा, शीता। ठीक है, बद्रास्थि निभम,
दूसरा वाला है दंत पुपुट दंत पुपुट पुपुट है, कठोर वाली। पुपुट। देखो बेर की गुठली कठोर है ना, पत्थर के साथ, हम्म, तुम्हारा दांत भी पत्थर की। तो बदरास्थी निभम में जाएगा, इसमें जाएगा दंत दंत पुपुट। पुपुट। ठीक है। इसके बाद जो है थूकने पर बार बार खून आए, वो है परिधर। जो बार बार थूकेगा उसी को तो बार बार खून परिधर। आएगा, जो नहीं हम्म, थूकेगा उसको नहीं आएगा। तो परिधर जो इधर उधर थूकते रहते हैं उनको खून आता रहेगा, परिधर पिरक। फिर इसका क्या हो जाएगा, दंत मूल में सरब हो जाएगा, चल दंता हो जाएगा, और अभिघात जन्य क्या है, दंत मूल में सरम किसमें है, ओ, इधर वैदर्भ। ठीक है, विदर्भ। बस अब इस दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, अभी तुम लोग ये जितने रोग पढ़ रहे हो ना, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ही दंत मूलगत पढ़ा फिर तुमने दंतगत पढ़ोगे, तो जैसे आगे आएगा नाम उपजीव का आ जाएगा, पालिका आ जाएगा, दंत आ जाएगा, तो पूछेगा ये किस स्थान की व्याधि है, किस स्थान की व्याधि है। इसके लिए मैं तुम्हें बाद में कोड बता दूंगा। ऐसा कर सकते हैं, सीता के ससुर महाससुर जो है कार में घूमते हैं, परिधर वेस्ट हो जाएगा, ये कल बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। हाँ, आज भी इसको देखो, ये जानना होगा बस ये किसमें है। तो जो दंत पुपुट हो जाएगा, दंत वेस्ट हो जाएगा, दो इसमें दांत वाले नाम आ रहे हैं, ये याद रखना है कि दंत मूल दंतगत रोग नहीं है, क्योंकि दंत वेस्ट दंत पुपुट तुमको मिला तो तुमको समझ में आ जाएगा तुरंत ये किसका है, दंत तुक्के में। और इसीलिए ये क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये किस स्थान की व्याधि है। परिधर में उपकुश में समझ नहीं आता, वैदर्भ और बंधन, ये दोनों ही किसमें है, दंत मूल में। चलो ये पढ़ते जाओगे, अभी लास्ट में हो जाएगा। चलो एंड हो जाएगी क्लास, फिर 9 बजे स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो दंतगत रोग 9 बजे स्टार्ट करते हैं, ठीक है।